जायंट मैजिकल बनाना 8 व्हील ट्रैक्टर। चंदानगर में संतोष नाम का एक किसान था जिसका फलों का बागान था। संतोष के बागान में तो बहुत सारे फलों की खेती होती थी, लेकिन वहां के केले बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थे। एक दिन संजू उससे मिलने आता है। अरे संतोष भाई, क्या कर रहे हो? अरे संजू, बस यार ये फलों के पकने का इंतजार कर रहा हूँ। जल्दी पके तो बाजार में बेचूं। इस साल बहुत खर्च हो गया है। अच्छा, वैसे देखकर तो लग रहा है इस साल बहुत अच्छी खेती हुई है। कुछ देर दोनों बात करने के बाद दोनों घर चले जाते हैं। उसी रात संतोष के बागान में बहुत सारे बंदर आ जाते हैं और केले खाने लगते हैं। और जाते समय अपने साथ बहुत सारे केले भी ले जाते हैं। सुबह जब संतोष वहां आता है, हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरे बागान का सत्यानाश कर दिया। तभी उसे बंदरों के पैरों के निशान दिखते हैं। ये सब बंदरों ने ही किया होगा। आज पूरे बागान में करंट वायर लगाता हूँ, फिर देखता हूँ ये बंदर कैसे आते हैं। उस दिन संतोष पूरे बागान के चारों तरफ करंट वायर लगाता है और फिर भी बंदर वहां पे आते हैं और बहुत सारे केले ले चले जाते हैं। दूसरे दिन जब संतोष आता है तो फिर हालात पहले जैसे ही होता है। अब मैं इन बंदरों का क्या करूं? करंट वाला तार लगा दिया, उसके बावजूद भी यहाँ से केले ले जा रहे हैं। मैं कल ही पूरे केले को बेच देता हूँ। संतोष सभी केलों को ले जाकर मार्केट में बेच देता है और घर आकर आराम से सो जाता है। तभी उस रात सारे बंदर बागान में आके देखते हैं तो वहां पे कोई भी केला नजर नहीं आता। इस कारण सभी बंदर गुस्से में बागान को तहस नहस कर देते हैं और फिर सभी बंदर संतोष के घर पे आते हैं और उसे उठाकर ले जाते हैं। अरे तुम लोग ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, कहाँ लेके जा रहे हो? तभी संतोष देखता है कि सभी बंदर उसे एक बहुत बड़ी गुफा में लेके जा रहे हैं। मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? छोड़ो, छोड़ दो। सभी बंदर उसे गुफा के अंदर एक पेड़ से बांध देते हैं और कुछ समय के बाद बंदरों का राजा वहां पे आता है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? तूने सभी केलों का क्या किया? आज जब मेरे बच्चे गए तो एक भी केला नहीं था। तुमने सभी केलों के साथ क्या किया? वो सब मेरे केले थे, उसको बेचकर मेरा घर चलता है। तो मैं क्या करूं? अब केले नहीं मिले तो मैं उसकी जगह तुझे खाऊंगा। मुझे माफ कर दीजिए, एक बार माफ कर दीजिए। मैं आप जितना बोलो उतना केले लाके दूंगा। मुझे बस घर जाने दो। मैं तुझे मूर्ख नजर आता हूँ जो तुझे इतनी आसानी से जाने देंगे। हम इंसान नहीं हैं। संतोष के बहुत देर तक गिड़गिड़ाने के बाद गोरिल्ला उसकी बात मान जाता है और उसे जाने देता है। दूसरे दिन से संतोष वैसा ही करता है। वो रोज बहुत सारे केले ले जाकर गोरिल्ला को देता है। एक दिन जब संतोष बहुत सारे केले ले जा रहा था, तभी उसे रास्ते में एक बहुत ही बीमार साधु बाबा मिलते हैं। क्या हुआ बाबा? आप ठीक नहीं लग रहे हो, क्या हो गया है? कुछ नहीं बेटा, मैं कुछ दिनों से भूखा हूँ, इस कारण यहाँ पड़ा हुआ हूँ। अगर तुम्हारे पास कुछ खाने को होगा तो दे दो। मेरे पास केले तो हैं बाबा जी, मगर मैं किसी और के लिए ले जा रहा हूँ। अगर उसे समय से नहीं पहुँचाया तो मेरी जान पर बनाएगी। बेटा, भूखे साधु को खिलाना सबसे बड़ा पुण्य होता है, और क्या पता भगवान इसी बहाने तुम्हारे उस संकट से निजात दिला दे। संतोष कुछ देर सोचने के बाद जो होगा सो देखा जाएगा बोल के सभी केले बाबा को दे देता है। ठीक है बाबा, मैं यहाँ से चलता हूँ, आप अपना ख्याल रखना। और संतोष बाबा से आशीर्वाद लेके वहाँ से चला जाता है और सीधे जाकर गोरिल्ला से मिलता है। आओ संतोष, आओ, ले आए मेरे लिए केले। आज बहुत इंतजार करवाया,
जल्दी मुझे केले दे दो। गोरिल्ला जी, आज मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपके लिए केले लेके आ रहा था तो रास्ते में किसी को देना पड़ गया। उसकी जान बहुत संकट में थी। उसकी बात सुनते ही गोरिल्ला बहुत गुस्सा हो जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है, पकड़ो इसे, आज तो मैं इसी को अपना भोजन बनाऊंगा। इतना सुनते ही संतोष बहुत तेजी से वहां से भागता है और सभी के सभी बंदर उसका पीछा कर रहे थे। संतोष बहुत तेजी से गुफाओं से बाहर आता है और देखता है तो गुफा के बाहर एक बहुत बड़ा केले का ट्रैक्टर था जिसमें 8 व्हील लगे हुए थे। संतोष देख के तुरंत ही वहां पर रुक जाता है। अरे ये क्या है? लगता है किसी ने ये मेरे लिए ही छोड़ा है। अब इसी से ही इन बंदरों को मजा चखाता हूँ। संतोष जैसे ही ट्रैक्टर पर बैठता है वो अपने आप चलने लगता है और देखते ही देखते उसमें से बहुत सारे केले फायर होना चालू हो जाता है। अरे ये क्या? लगता है ये कोई जादुई ट्रैक्टर है। इसमें से केले इतनी तेजी से निकल रहे हैं। संतोष तुरंत ही 8 व्हील बनाना ट्रैक्टर से सभी बंदरों पे हमला कर देता है। सभी बंदरों को बहुत चोट लगती है और सभी बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो इतनी तेजी से हमला करता है कि कुछ समय बाद ही सभी के सभी बंदर वहां पे घायल हो जाते हैं। तभी कुछ देर में वहां पर वो गोरिल्ला आ जाता है, जिसे देखकर संतोष कहता है, आजा आजा, तेरा ही इंतजार था। तूने मुझे बहुत सताया है ना, अब मैं एक एक केले का हिसाब लूंगा। संतोष बहुत जोरों से उसके ऊपर हमला कर देता है। उधर गोरिल्ला भी बहुत हमला करता है। बहुत समय तक दोनों में घमासान लड़ाई होते रहता है। आखिर ये साला बंदर मरता क्यों नहीं है? क्या खा के पैदा हुआ है बे तू? गोरिल्ला बहुत गुस्सा होता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है और अपना अंतिम जोर लगा के ट्रैक्टर पे हमला करता है। लगता है ये गोरिल्ला पगला गया है। मुझे ही इस ट्रैक्टर को छोड़ के भागना पड़ेगा। संतोष जैसे ही ट्रैक्टर छोड़ता है, गोरिल्ला उस ट्रैक्टर पे जंप करता है और उसके जंप करते ही वो ट्रैक्टर अपने आप ब्लास्ट हो जाता है और साथ ही गोरिल्ला मारा जाता है। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्रिया जो इस जादुई 8 व्हील ट्रैक्टर को यहाँ भेज दिया, नहीं तो आज मेरा मौत पक्का था। लेकिन ये बड़ी अजीब बात है, इसे यहाँ किसने रखा होगा? तभी उसको ध्यान आता है कि कहीं ये उस बाबा का आशीर्वाद के कारण तो नहीं है, और फिर खुशी खुशी घर चला जाता है और अपने बागान को फिर से बनाता है। गॉडजिला और इंसानों की लड़ाई, गॉडजिला पर हमला। धरती के सुदूर जंगलों के बीच एक कबीला था जहां के लोग देश दुनिया से बहुत परे थे। वहां बाहर के लोगों को उनके बारे में कुछ खास पता भी नहीं था, बस अफवाहें ही सुने थे। और वहां के लोग एक बहुत विशाल जानवर की पूजा करते थे जिसे वहां के लोग गॉडजिला कहते थे, और वो गॉडजिला उस गांव के लोगों की रक्षा करता था। उस गांव से हजारों किलोमीटर दूर एक शहर था जहां पर ठाकुर रंजीत सिंह नाम का एक बहुत बड़ा धनवान आदमी था। उसने जीवन भर बहुत बुरे काम किए और उससे बहुत पैसा कमाया है, लेकिन वो धीरे धीरे बहुत बूढ़ा होने लगा और कुछ दिनों बाद उसकी तबीयत इतनी खराब होने लगी कि वो कुछ दिनों का ही मेहमान था। क्या मतलब इतना दौलत कमाने का जो मेरा कुछ काम ही नहीं आ पा रहा है। बस अब मैं कुछ दिनों का ही मेहमान हूँ। आप ऐसा क्यों बोल रहे हो सर? आप चिंता मत करो, मैंने आज दुनिया के बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट को बुलाया है। वो कुछ ही देर में आ जाएंगे, वो कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। और कुछ देर बाद वो साइंटिस्ट आ जाते हैं और फिर उन्हें रंजीत सिंह का असिस्टेंट पूरी बात समझा देता है। हम सब कुछ समझ गए हैं सर, और हम इसके बारे में बहुत दिनों से रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन छोटी छोटी चीजों से हम चूक रहे हैं। पता नहीं हम कहां गलती कर रहे हैं। तभी एक असिस्टेंट साइंटिस्ट वहां दौड़ते हुए आता है, जिसे देख हेड साइंटिस्ट कहता है, तुम यहां क्या कर रहे हो? तुमको लैब में रुकने बोला था ना? सर, मुझे पता चल गया है कि हम कहां गलती कर रहे थे। हम कितना भी एक्सपेरिमेंट कर ले, हम उम्र बढ़ाने वाला सीरम नहीं बना सकते।
लेकिन मैंने पता किया है कि धरती के बीच एक छोटा सा कबीला है जहां पर रेड ऑर्किड मिलता है, लेकिन वो ऐसा वैसा रेड ऑर्किड नहीं है। उसका रस पीने से लोगों का उम्र कम होने लगता है और इसी कारण वहां के लोग कभी बूढ़े ही नहीं होते। क्या बात कर रहे हो? ये तुमने पहले क्यों नहीं बताया रेड ऑर्किड के बारे में? सर, आपने ही कहा है ना, जब तक आप 100% श्योर ना हो किसी को नहीं बताना चाहिए। इसी कारण मैं चुपचाप इसका रिसर्च और स्टडी कर रहा था और मैंने सब कुछ पता कर लिया है कि कहाँ जाना है। वाह वाह, क्या बात है। तुम लोग जल्दी से जाकर वो फूल लेकर आ जाओ। अगर तुम लोग सफल हो गए तो तुमको मैं सोने से तौल दूंगा। सर, वो सब तो ठीक है, लेकिन हमको बहुत सारे हथियारबंद लोग चाहिए और हेलीकॉप्टर भी, क्योंकि वहां के लोग बहुत ही खतरनाक होते हैं और मैंने एक बहुत बड़े जानवर के बारे में भी सुना है जो उनकी रक्षा करता है। तुमको जो चाहिए वो सब मिलेगा, बस तुम लोग वो रेड ऑर्किड ले आओ। दूसरे दिन ही 2 साइंटिस्ट और कुछ हथियारबंद लोग फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर के साथ उस कबीले की तलाश में निकल जाते हैं और कुछ दिनों तक पूरा जंगल छान मारने के बाद आखिरकार उनको वो कबीला मिल ही जाता है। असिस्टेंट साइंटिस्ट पायलट को बोलता है, सुनो, तुम हेलीकॉप्टर को उस कबीले के बाहर मैदान में लैंड कराना। उनको पता नहीं चलना चाहिए। हम वहीं पर अपना कैंप लगाएंगे। सभी लोग उस कबीले के बाहर लैंड कर अपना कैंप लगाते हैं और दूसरे दिन दोनों साइंटिस्ट और कुछ लोग उस रेड ऑर्किड की तलाश में निकलते हैं और कुछ समय बाद वो वहां पहुंच जाते हैं। देखो, वो रहा रेड ऑर्किड। जाओ, जल्दी से इसे बैग में लेके आओ और संभल के, नीचे खतरा है। जैसे ही वो लोग उस रेड ऑर्किड को लेने के लिए निकलते हैं, वहां पर कबीले के लोग आ जाते हैं। ए, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो और किसकी इजाजत से यहाँ आए हो? चले जाओ यहाँ से, नहीं तो खामखा मारे जाओगे। कौन हो तुम लोग? ये क्या तुम्हारी पुरखों की संपत्ति है जो इनमें अपना हक जता रहे हो? ये प्रकृति का दिया हुआ वरदान है जिसे कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। हाँ, ये हमारा धरोहर है। हम सदियों से इसकी रक्षा करते आ रहे हैं और दुनिया से छिपा रहे हैं ताकि लोग इसका गलत इस्तेमाल नहीं कर सके, नहीं तो भगवान का बनाए नियमों का उल्लंघन हो जाएगा। वो हम नहीं जानते। अगर तुम लोग यहाँ से नहीं गए तो अपनी मौत का जिम्मेदार खुद ही होगे। हम मरने से नहीं डरते, चाहे जो हो जाए। हम इसको गलत हाथों में लगने नहीं देंगे। अच्छा, तुम्हारी जैसी इच्छा। सैनिकों, भून दो इनको गोलियों से। ये सुनते ही लोग उन पर गोलियों की बरसात कर देते हैं। फिर वो कबीले वाले उन गोलियों से बचने का प्रयास करते हैं, जिससे कुछ लोग बहुत घायल हो जाते हैं। तभी एक कबीला वाला अपने मुखिया से कहता है, सरदार, अभी हमको यहाँ से निकलना चाहिए, तभी हम इस फूल की रक्षा कर सकते हैं। आप भूल रहे हैं हमारे रक्षक गॉडजिला को, वही इनको सबक सिखाएंगे। तुरंत सभी कबीले वाले वहां से चले जाते हैं, जिसे देख सभी लोग बहुत हंसते हैं। बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, कैसे दुम दबा के भागे। अगर अब ये दोबारा दिखे तो जान से मार डालना। और फिर सभी लोग वो रेड ऑर्किड लेके अपने कैंप वापस चले जाते हैं और फिर सभी गांव वाले अपने कबीले जाकर अपने गॉडजिला की पूजा करते हैं। फिर थोड़ी देर बाद एक विशाल गॉडजिला वहां आ जाता है। फिर सभी लोग उसको सारी बातें बता देते हैं। फिर वो गॉडजिला उन सभी लोगों के कैंप की ओर निकलता है और कुछ समय बाद वहां पहुंच जाता है और सभी पे हमला कर देता है। सभी तरफ अफरा तफरी मच जाती है। सभी लोग इतने बड़े जानवर को देखकर डर जाते हैं और फिर कुछ समय में सभी लोग उस गॉडजिला पर हमला कर देते हैं, लेकिन उस पर गोलियों का कुछ असर ही नहीं होता। फिर कुछ लोग फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर से भी हमला करते हैं, लेकिन उसको कुछ नहीं होता। और फिर गॉडजिला उन पर हाइपर बीम से हमला कर देता है और कुछ समय में सभी हेलीकॉप्टर और जेट में जोरों से ब्लास्ट हो जाता है और सभी नष्ट हो जाते हैं। लेकिन एक हेलीकॉप्टर बच जाता है, जिसमें पायलट साइंटिस्ट अधमरी हालत में वहां से भागते हैं। वो गॉडजिला उनका पीछा करता है
लेकिन वो बच के वहां से निकल जाते हैं और ठाकुर रंजीत सिंह के घर में लैंड करते हैं और ठाकुर रंजीत सिंह से मिलने जाते हैं, जिसे देख वो बहुत खुश होता है। अरे वाह, तुम लोग आ गए। कहाँ है मेरा रेड ऑर्किड? जल्दी दो, अब और बूढ़ा नहीं रहना मुझे। सर, हम रेड ऑर्किड तो ले ही लिए थे, लेकिन अचानक एक बहुत बड़ा जानवर आ गया और हमारे कैंप में हमला कर दिया। जितने भी लोग थे वो सभी मारे गए, बस हम 3 लोग ही बचे हैं। ये सुन रंजीत सिंह को बहुत गुस्सा आता है और वो लोगों को गोली मार देता है, जिसे देख वो साइंटिस्ट बहुत डर जाता है। सर मुझे माफ कर दो, हम क्या कर सकते थे? वो बहुत ही विशाल था, हमारे कोई भी गन का उस पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। सभी जेट से, हेलीकॉप्टर से भी हमला किया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। उसका अब हम क्या करें? अगर हम बच के नहीं आते तो आपको उस रेड ऑर्किड का लोकेशन का पता कैसे चलता? अच्छा ठीक है, तुम जाओ यहाँ से और तैयारी करो। मैं सोचता हूँ कि आखिर उसका करना क्या है। फिर वो साइंटिस्ट वहां से चला जाता है और रंजीत सिंह अपने सभी लोगों के साथ वहां बैठकर मीटिंग करता है। वाटरमेलन ट्रक स्विमिंग पूल। दक्षिण भारत में एक तरबूजपुर नाम के गांव में तरबूज की बहुत अच्छी खेती हुआ करती थी। उस गांव का मौसम और जमीन इतना अच्छा था कि वहां 12 महीने तरबूज होता था। उस गांव के लोगों का मुख्य व्यवसाय तरबूज का खेती करना ही था। लेकिन एक आदमी था, किस्मत का मारा बेचारा दुखी राम, जिसके पास ना तो ज्यादा खेत था और ना ही ज्यादा पूंजी, और उसमें भी उसके खेत तरबूज होता ही नहीं था। बेचारा इस कारण वो हमेशा दुखी ही रहता था। उसी गांव में एक चंपक सेठ रहता था, जिसको अपने सिवा किसी और की तरक्की देखी ही नहीं जाती थी। एक दिन दुखीराम अपने गांव में घूम रहा था। क्यों दुखी? काहे इतना दुखी नजर आ रहे हो? फिर इस साल खेती नहीं हुआ क्या? सालों जानते हो मेरे बारे में, इसके बावजूद भी मेरा मजाक उड़ाते हो। अबे तुम चुप करो बे, बेचारे का हमेशा मजाक उड़ाते हो। तुम टेंशन मत लो दुखी, दुनिया में और भी बहुत काम है जिससे तुम्हारा बहुत इनकम होगा। चलो मेरे साथ, मेरे दिमाग में कुछ दिनों से तुम्हारे लिए कुछ प्लान चल रहा था। फिर दोनों वहां से चले जाते हैं और एक जगह बैठ जाते हैं। क्या प्लान है नानू भाई? जल्दी बताओ यार, इस तरह बेरोजगारी में और नहीं जिया जाता। देख दुखी, अभी गर्मी का मौसम आ रहा है और अभी तरबूज की भी बहुत मांग बढ़ने वाली है, और इस मौसम में भी लोग स्विमिंग के लिए बहुत तरसते हैं। तो मेरे पास एक आइडिया है, हम एक पुराना ट्रक जुगाड़ते हैं जिसके पीछे हम एक स्विमिंग पूल बनाएंगे। मैंने ऐसे पूल के बारे में सुना है, लेकिन हमारे में ऐसा क्या खास होगा जिससे लोग हमारे पास ही आएंगे? आगे सुनेगा तब ना। देख, हम ना अपने ट्रक स्विमिंग पूल को एक तरबूज के आकार जैसा बनाएंगे, जो कि दिखने में सबसे हटके दिखेगा। और सुन, स्विमिंग पूल के पीछे एक छोटा सा जूस काउंटर भी बनाएंगे, जिससे लोग स्विमिंग पूल के साथ साथ तरबूज का जूस का भी मजा ले सकेंगे, और स्नैक्स भी रख सकते हैं। देखना क्या जबरदस्त बिजनेस चलेगा हमारा। नानू भाई, क्या दिमाग लगाया है आपने? इसके बारे में मैंने कभी सोचा ही नहीं। फिर दोनों मिलकर एक सेकंड हैंड ट्रक खरीदते हैं और उसको गराज में जाकर वाटरमेलन ट्रक बनवाते हैं, और उसके पीछे एक छोटा सा जूस काउंटर भी बनवाते हैं, जिसमें अलग अलग प्रकार के जूस और स्नैक्स रखते हैं। भाई, अपना स्विमिंग ट्रक तो बन गया, अब इसकी शुरुआत कहाँ से करेंगे? हम लोग सबसे पहले अपने गांव से करते हैं, देखते हैं वहां का रिस्पांस कैसा मिलता है। फिर दोनों गांव पहुंचते हैं और फिर नानू अपने ट्रक में चढ़ के चिल्लाता है, आओ आओ गांव वालों, और वाटरमेलन स्विमिंग पूल का मजा लो, साथ में मस्त मस्त जूस और स्नैक्स का भी मजा लो, और इस गर्मी को भूल जाओ, जिंदगी के मजे लो, आओ आओ जल्दी आओ। कुछ ही देर में वहां बहुत सारे लोग आ जाते हैं। उसमें से संतोष कहता है, अरे नानू भाई, ये काम बहुत अच्छा किया। दिन भर काम करके थक जाते हैं, अब शाम को आपके स्विमिंग पूल में नहाएंगे और जूस पी के मस्त चिल करेंगे और मस्त फ्रेश होंगे। वैसे भी अब गांव का तालाब सूखने लगा है। तभी तो बनाया है संतोष भाई, तो आप लोग किस बात का इंतजार कर रहे हो? आओ स्विमिंग पूल का मजा लो और साथ ही साथ हमारे स्नैक्स और जूस का भी मजा लो। सभी लोग वाटरमेलन ट्रक में अच्छे से स्विमिंग करते हैं, वहां के जूस और स्नैक्स का मजा लेते हैं और फिर चले जाते हैं।
दिन भर में उनके पास बहुत लोग स्विमिंग करने आते हैं और दोनों ही बहुत अच्छा कमाई करते हैं। शाम को दुखीराम कहता है, वाह नानू भाई, आपके दिमाग ने क्या कमाल की तरकीब निकाली है। आज तो क्या जबरदस्त कमाई हुई है। अभी तो बस शुरुआत है दुखी भाई, बस आगे देखते जाओ। दोनों अपने पूल में रोज नया पानी भर के आते और सभी गांव वालों के बच्चे बड़े सब उस स्विमिंग पूल का मजा लेते। धीरे धीरे उनकी बहुत अच्छी कमाई होने लगी, लेकिन इस बात से चंपक सेठ बहुत जलन महसूस करता है और चिढ़ जाता है और अपने चमचों से वो बोलता है, अबे सालो, सुना दुखी और नानू ने मिलकर एक ट्रक स्विमिंग पूल बनाया है और उनका धंधा बहुत अच्छा चल रहा है सालो। ये आइडिया तुम लोगों ने मुझे क्यों नहीं बताया? तभी उसमें से पहला चमचा कहता है, सेठ जी, अगर हमारे पास इतना दिमाग होता तो क्या हम आपके पास काम कर रहे होते? क्या बोला बे गवार, खाल खींच लूंगा तेरी, बता देता हूँ। नहीं सेठ जी, मेरा कहने का मतलब है हम अनपढ़ गवार के पास कहाँ से इतना दिमाग आएगा। अबे तुम लोग एक काम करो, उन दोनों के पास जाओ और उस ट्रक को खरीद लो, फिर हम चलाएंगे उसे। चंपक सेठ के दोनों चमचे नानू और दुखी के पास जाते हैं और उनको ट्रक खरीदने के लिए बोलते हैं। तब नानू कहता है, अबे जाना, हम तुमको अपना ट्रक देंगे और हम फिर से बेरोजगार हो जाएंगे। जाके बोल दे अपने सेठ को नहीं मिलेगा कोई ट्रक। दोनों चमचे अपने सेठ के पास वापस जाते हैं। तब सेठ कहता है, सालों का इतना हिम्मत, मेरा प्रस्ताव ठुकरा दिया। अब देखना मैं दोनों का धंधा कैसे खराब करता हूँ। फिर आएंगे साले मेरे पास। सुनो, तुम दोनों आज रात जाकर उस स्विमिंग पूल में खुजली वाला दवाई डाल देना। जब सभी लोग खुजाएंगे ना, तब उनको सब मिलकर पीटेंगे। उसी रात सेठ के दोनों चमचे जाकर स्विमिंग पूल में खुजली वाला दवाई डाल देते हैं और जैसे अगले दिन सब लोग स्विमिंग करने आते हैं और तैरने लगते हैं, थोड़ी ही देर में उनको खुजली शुरू होती है और बेचारों का पूरा शरीर लाल लाल हो जाता है। अरे ये क्या दुखी भाई, आज कहाँ का पानी लेके आए हो? हमारा शरीर पूरा खुजा खुजा कर लाल हो गया है। अरे हम तो रोज की तरह वहीं से पानी लाते हैं जहाँ से हमेशा लाते हैं। अरे लेकिन देखो, आज कितना खुजली हो रहा है, हमारा तो रोना निकल गया। ठीक है भाई, आज आप लोग पैसे मत देना, मैं देखता हूँ कि क्या प्रॉब्लम है। सभी के जाने के बाद नानू और दुखी पूरा चेक करते हैं, फिर भी उनको कुछ पता नहीं चलता। ऐसा कुछ दिनों तक चलता है और धीरे धीरे लोग आना ही बंद कर देते हैं। दोनों के ही समझ में ही नहीं आता कि क्या हो रहा है और इधर चंपक सेठ बहुत खुश होता है। फिर एक दिन दोनों छुप कर इंतजार करते हैं कि माजरा क्या है। फिर उनको पता चलता है कि ये सब चंपक सेठ का किया धरा है। फिर अगले दिन दोनों अपने ट्रक में पूरा करंट लगा देते हैं ताकि जो कोई भी उसे छुए उनको जोर का झटका लगे, और वैसा ही होता है। दोनों चमचों को इतना जोर का झटका लगता है कि वो वही बेहोश हो जाते हैं। और जब सुबह दोनों वहां पहुंचते हैं तो दोनों की खूब कुटाई करते हैं। सालो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो हमारे साथ ऐसा किया? भैया, हमारा कोई गलती नहीं है, हम तो बस गुलाम है अपने सेठ का। जैसा वो बोलता है वैसा हम करते हैं। ठीक है, हम तुमको माफ कर देते हैं, लेकिन तुम्हारे सेठ को मजा चखाने में हमारी मदद करना है। ठीक है भैया, जैसा आप बोलो। वैसे भी हम उस सेठ से बहुत परेशान हो गए हैं। ठीक है, तुम हमारा साथ दो, फिर हम तुमको जॉब देंगे, उसके पास और गुलामी नहीं करना पड़ेगा। फिर नानू और दुखी पूरा सेटअप कर देते हैं और पूरा प्लान दोनों को समझा देते हैं। दोनों चमचे ट्रक को लेकर अपने सेठ के पास चले जाते हैं। सेठ, आखिरकार वो दोनों अपना ट्रक दे दिए। साले बहुत होशियार बन रहे थे। वाह वाह, क्या कमाल कर दिया तुम दोनों ने। आज तुम दोनों को मेरे तरफ से एक एक क्वार्टर फ्री। सेठ जी, हम इतना मेहनत से लेकर आए हैं, आप थोड़ा स्विमिंग करो ना। हाँ हाँ, अभी करता हूँ, मजा आएगा। फिर सेठ स्विमिंग करने जाता है और थोड़ी देर में उसको इतना खुजली होता है कि उसका पूरा शरीर लाल हो जाता है। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? मर गया रे, इतनी खुजली हो रही है, कोई तो बचा लो भगवान। अबे सालो, ये कैसा पानी डाल के लाए वे? मेरा शरीर खुजा खुजा कर लाल हो गया है।
सालो तुमको मैं नहीं छोड़ूंगा बे। सेठ जी, अभी तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखो क्या होता है। फिर दोनों उस ट्रक में एक बटन दबाते हैं और पूरे ट्रक में करंट दौड़ने लगता है और सेठ को जोरों का झटका लगता है और वो रोने लगता है। सालो मुझे मार डालो बे, मुझे मार डालो, एक बार निकल जाऊं फिर तुम्हें देख लूंगा। हे भगवान, कोई तो बचा लो। फिर थोड़ी देर में दुखी नानू और कुछ गांव वाले और पुलिस भी वहां आ जाते हैं। अरे पुलिस, मुझे जल्दी बचाओ, नहीं तो मैं मारा जाऊंगा। सालो कोई तो बचा लो। सेठ, ये तुम्हारी सजा है। हमें तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल गया है। अब जब तक अपना गलती नहीं मानोगे तब तक तुमको वहाँ से नहीं निकालेंगे। अरे मैं मानता हूँ, सभी गलती मुझे जो सजा देना है दे दो, लेकिन अभी इससे बाहर निकालो प्लीज, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। फिर सभी सेठ को मिलकर बाहर निकालते हैं और फिर पुलिस उसको जेल ले जाती है और फिर दोनों अपना वाटरमेलन स्विमिंग पूल ट्रक जैसा और ट्रक बनाते हैं और अलग अलग जगहों में भेज देते हैं और खूब पैसे कमाने लगते हैं। विशाल फायर ट्रक बैल बचाओ अभियान। विशाल समुद्र के बीचों बीच एक अनजान छोटा सा जादुई टापू था। उस टापू में बहुत सारे बैल का झुंड रहता था, जिनका एक राजा रहता है जो बहुत विशाल और उसका शरीर सोने सा चमकता था। सारे बैल उस टापू में रहते क्योंकि वहां खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। एक दिन बैल राजा नहीं होते हैं, तभी उस टापू में अचानक बहुत विशाल ड्रैगनों ने हमला कर दिया होता है, जिसे देख सभी बैल अपनी जान बचाकर भागते हैं। फिर भी वो ड्रैगन कुछ बैलों को उठाकर ले जाते हैं और कुछ समय के बाद जब वहां बैल राजा आता है, फिर सभी बैल उसके पास जाते हैं और राजा बैल कहता है, अरे ये सब क्या हो गया? तुम लोग इतने डरे क्यों हो? राजा जी, आपके जाने के बाद यहाँ ड्रैगनों ने हमला कर दिया था। हम अपनी जान बचाकर इधर उधर भागे, फिर भी वो हमारे कुछ भाइयों को ले गया। हमें तो डर है कि कहीं वापस ना आ जाए वो। आप लोग चिंता मत करो, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा जब तक उन ड्रैगनों का खात्मा ना कर दूं। फिर कुछ दिनों के बाद वो ड्रैगन फिर वापस आते हैं और सभी बैलों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। तभी वहां बैल राजा आ जाता है। वो कहता है, दुष्ट ड्रैगन, तुम मेरे बच्चों को ले जाते हो, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। राजा की बात सुन ड्रैगन बहुत हंसते हैं। पहले तुम हमको पकड़ के तो दिखाओ। राजा बैल बहुत कोशिश के बाद भी उन ड्रैगनों को पकड़ नहीं पाता, क्योंकि वो ऊपर हवा में और राजा जमीन में रहता है। बैल राजा बहुत कोशिश करता है और ड्रैगन भी बच बच के उस पर हमला करते। ऐसा बहुत समय तक लड़ाई होती रहती है। तभी एक ड्रैगन धोखे से नीचे आ जाता है। राजा बैल दौड़ के उस पर हमला कर देता है और वो घायल होकर नीचे गिरता है। फिर राजा बैल उसे मार डालता है। इससे गुस्सा होकर एक ड्रैगन कहता है, तुमने हमारे भाई को मार डाला, अब तू और तेरा टापू कुछ भी नहीं बचेगा। ऐसा बोल सभी ड्रैगन अपने मुंह से आग निकालते हैं और पूरे टापू में आग लगाते हैं और वहां से चले जाते हैं। सभी बैल इधर उधर अपनी जान बचाकर भागते हैं। सभी राजा के पास इकट्ठा होते हैं। एक बैल कहता है, राजा जी, जल्दी से कुछ करो, नहीं तो हम सब मारे जाएंगे। इस आग को जल्दी बुझाओ। मैं भी यही सोच रहा हूँ कि इससे कैसे निकले। राजा जी, आप कहीं से मदद लेके आइए, नहीं तो हम मर जाएंगे। मुझे यहाँ से जाने के लिए अपनी शक्तियों को छोड़ना पड़ेगा, और एक बार मैं यहाँ से गया तो इस टापू के जो अपार खाद्य भंडार वो सब चला जाएगा और मैं भी एक सामान्य बैल रह जाऊंगा। तो अब आप ही बताइए कि हम क्या करें। आप लोग चिंता ना करें, मैं अगर आप लोगों को बचा नहीं पाया तो मेरी ये शक्ति किस काम की। ऐसा बोलकर राजा बैल वहां से निकलता है और एक गांव के चौराहे पर उतरता है। और जैसे ही लोगों की नजर उस पर पड़ती है, लोग भागने लगते हैं। तभी राजा बैल बोलता है, हे इंसानों, मुझसे डरो नहीं, मैं तुमको कुछ नहीं करूंगा, कृपा करके मेरी बात सुनो। फिर सभी लोग उसके पास आते हैं
और बैल राजा सभी बातें बता देता है। गांव वाले कहते हैं, बैल राजा, आप जैसे बता रहे हैं कि आपके टापू में आग लगी है, तो आपकी मदद एक ही आदमी कर सकता है। चलो हम आपको उसके पास ले जाते हैं। फिर सभी गांव वाले बैल राजा को अपने गांव के एक सुनील नाम के आदमी के पास ले जाता है, जो फॉरेस्ट ऑफिसर था। सभी उसके घर पहुंचते हैं और सभी लोग सुनील को सब कुछ बता देते हैं। सुनील बैल राजा से कहता है, राजा जी, आप चिंता मत कीजिए। आप जैसे अपनी शक्ति खोकर अपने लोगों की जान बचाने आए हैं, मैं भी आपका और आपके लोगों का पूरा मदद करूंगा। फिर सुनील अपने विभाग के 2 फायर ट्रक और एक हेलीकॉप्टर रेस्क्यू वाले को बुलाता है और वो कुछ देर में आ जाते हैं। तभी सुनील कहता है, वो तो सब ठीक है, लेकिन अब हम उस टापू में कैसे पहुंचेंगे? आप चिंता मत करो, बस मेरे साथ चलो। सभी समुद्र के किनारे पहुंचते हैं और पहले हेलीकॉप्टर बैल राजा को लेकर टापू पहुंचता है, फिर वापस आके फायर ट्रक को उस टापू में ले जाता है और जल्दी से फायर ट्रक पास के समुद्र से पानी भरकर पूरे टापू के आग को बुझाना चालू करते हैं और रेस्क्यू हेलीकॉप्टर एक एक करके सभी बैलों को ले जाकर दूसरे टापू में रखते हैं। ऐसा वो कई बार करता है। सुनील कहता है, बैल राजा, चलिए आपको भी पहुंचा देता हूँ। नहीं, पहले मेरे सभी बच्चों को पहुंचा दो, फिर मैं आखिरी में आऊंगा। सुनील और फायर ट्रक मिलकर सभी टापू के आग को बुझा देते हैं और हेलीकॉप्टर एक एक कर सभी बैलों को दूसरे टापू में ले जाता है। आखिर में सुनील राजा के पास आता है और कहता है, बैल राजा, यहाँ पर सब कुछ जल के राख हो गया है। अब इस टापू में कुछ नहीं बचा। चलिए मैं आपको भी वहाँ पहुँचा देता हूँ जहाँ सारे हैं। जाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि यहाँ की सभी जादुई खाद्य संपदा तबाह हो गई है। आप चिंता मत कीजिए, ऊपर वाला सब ठीक कर देगा, क्योंकि आप अपनी सभी शक्ति खोकर अपने लोगों की जान बचाई है। सुनील बैल राजा को हेलीकॉप्टर में बांधकर दूसरे टापू में ले जाता है और जैसे ही राजा बैल दूसरे टापू में अपना पैर रखता है, वहाँ बहुत तेज रोशनी होती है और वो टापू भी एक जादुई टापू में बदल जाता है। सुनील हेलीकॉप्टर से उतरकर राजा के पास जाता है। देखा राजा जी, भगवान ने आपकी सारी शक्तियाँ वापस कर दी और इस टापू को भी जादुई टापू बना दिया। अगर हम किसी की निस्वार्थ होकर मदद करें तो भगवान हमेशा हमारी मदद करता है। आपने सही कहा सुनील जी, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने हमारी जान बचाई। सुनील बैल राजा का धन्यवाद करके वहाँ से निकल जाता है। फिर सभी बैल वहाँ अच्छे से रहने लगते हैं। और यदि आप ऐसी ही और भी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।